सदियों पहले मध्य एशिया की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर हिंदुस्तान की उपजाऊ धरती तक एक खून बहता था। राजाओं का खून। एक ऐसा खून जिसने इतिहास में खुद को मुगल कहा। यह कहानी है उस वंश की जिसने युद्ध की धरती पर तलवारें चलाईं और शांति की धरती पर महलों, किलों और बागों को जन्म दिया। मुगल कोई साधारण राजवंश नहीं था। उनकी नसों में दो महान विजेताओं का रक्त बहता था। एक तरफ तैमूर, वो विजेता जिसने मध्य एशिया से लेकर पर्शिया तक अपनी तलवार का लोहा मनवाया, और दूसरी ओर चंगेज खान, जिसका नाम सुनकर दुश्मन की सांस रुक जाती थी। मुगल इन्हीं दोनों का वंश मानते थे, इसीलिए मुगल खुद को गुरकानी कहते थे, यानी तैमूरी वंश से निकले लोग। उन्हें बचपन से सिखाया जाता था कि राजा पैदा नहीं होता, वो तैयार किया जाता है, और इस तैयारी की शुरुआत होती है युद्ध से। 14 फरवरी 1483 मध्य एशिया की गोद में बसी फरगना घाटी में जन्म हुआ एक बालक का, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जिस उम्र में बच्चे खिलौने मांगते हैं, उस उम्र में बाबर के हाथ में तलवार दे दी गई। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र, माथे पर जिम्मेदारी का पहाड़ और चारों तरफ विश्वासघात की आंधियां। बाबर का शासन शुरू होते ही उसके चाचा, रिश्तेदार, सरदार सब उसकी छोटी सी रियासत को छीनने पर उतारू थे। बाबर के दिल में एक ही सपना बसता था, समरकंद, तैमूर की राजधानी, तैमूर की विरासत। और उस विरासत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था बाबर। 3 बार उसने समरकंद पर कब्जा किया, 3 बार उसने खो दिया। हर बार जीत करीब लगती और हर बार किस्मत उससे एक कदम आगे भाग जाती। लगातार हार, घटती सेना, खाली खजाना, और फरगाना भी हाथ से निकल गया। बाबर समझ चुका था, मध्य एशिया अब उसके लिए नहीं है। उधर हिंदुस्तान, जहां दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी, लोधी वंश बिखर चुका था, राजपूत शक्तिशाली हो रहे थे, अफगान सरदार बगावत पर उतारू थे, और यहीं पर एक नाम उभरा, दौलत खां लोधी। दौलत खां का पत्र। दौलत खां ने बाबर को बुलाया, उसे बताया कि इब्राहिम लोधी को हटाया जा सकता है और हिंदुस्तान की उपजाऊ धरती उसका इंतजार कर रही है। बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सुना था, धन संपत्ति, उपजाऊ खेत, विशाल सेनाएं। उसने सोचा, मध्य एशिया मेरी किस्मत नहीं, शायद हिंदुस्तान मेरी मंजिल हो। बाबर अपने सपने की ओर बढ़ चुका था। उसने हिंदुस्तान पर 5 प्रमुख आक्रमण किए, हर बार सीखते हुए, समझते हुए कि हिंदुस्तान को जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, रणनीति चाहिए। पहला आक्रमण 1519। 1519 में बाबर पहली बार हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा, हिंदुस्तान की मिट्टी अलग है, यहां की हवा अलग है, पर यह धरती धन से भरी है। दूसरा आक्रमण 1520। दूसरी बार बाबर ने गंधार और भेरा के कुछ किलों पर कब्जा किया। ये एक तरह का चेतावनी थी हिंदुस्तान की सत्ता के लिए कि एक बड़ी ताकत पहाड़ों के पार इंतजार कर रही है। तीसरा आक्रमण 1523। 1523 में बाबर सीधे पंजाब की ओर बढ़ा और कुछ ही दिनों में उसने लाहौर पर नियंत्रण कर लिया। लाहौर मुगल एम्पायर का पहला बड़ा आधार बना। चौथा आक्रमण 1524। दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी से नाराज थे, उन्होंने बाबर को बुलाया। उन्हीं की मदद से बाबर ने पंजाब अपने अधीन कर लिया, लेकिन जल्द ही दाऊद खां ने ही बाबर से विश्वासघात कर दिया। पांचवा और निर्णायक आक्रमण 1525। 1525 बाबर ने अंतिम और सबसे बड़ा आक्रमण किया। इस बार ना वापसी थी, ना समझौता, ना डर। ये हिंदुस्तान की सल्तनत और तैमूरी साम्राज्य की सीधी टक्कर थी। बाबर जानता था, ये उसकी
किस्मत का जंग है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान था, पर उसका शासन असंतोष से भरा था। अफगान सरदार उससे परेशान थे, उसके व्यवहार से क्षुब्ध थे, और दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे टूट रही थी। दिल्ली सल्तनत बिखर चुकी थी, और यह बिखराव बाबर के लिए वरदान साबित हुआ। बाबर ने अपने सैनिकों को एक अनोखी फॉर्मेशन में लगाया, जिसे कहा जाता है अरबा फॉर्मेशन। घोड़ा गाड़ियों को जंजीरों से बांधा गया ताकि दुश्मन सीधे हमला न कर सके। पीछे मैचलॉक बंदूकें और कैनन्स छिपाकर रखे गए। ये वही तोपें थी जो ऑटोमन एम्पायर उपयोग करता था। हिंदुस्तान ने आज तक ऐसी तोपें देखी ही नहीं थी। इब्राहिम लोधी के पास संख्या थी। उसकी सेना 90,000 से अधिक थी, 700 हाथी और विशाल सहयोगी दल। पर इब्राहिम के पास स्ट्रैटेजी नहीं थी। उसकी सेना भारी थी, धीमी थी और डायरेक्टली सामना करना चाहती थी। 21 अप्रैल 1526 सब कुछ तय होने वाला था। एक तरफ तैमूर की विरासत बाबर, दूसरी तरफ दिल्ली सुल्तानेट की आखिरी सांस इब्राहिम लोधी। बाबर ने अपनी सेना को कहा, आज का जंग सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, आज का जंग हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आज अगर हम जीते तो तैमूरी साम्राज्य फिर खड़ा होगा। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत का मैदान इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक का गवाह बनने वाला था। बाबर की सेना लगभग 12,000, इब्राहिम लोधी की सेना लगभग 90,000 प्लस 700 हाथी। हिंदुस्तान ने आज तक ऐसी तोपें नहीं सुनी थी। बाबर ने ऑटोमन स्टाइल तोपें लगाई थी, जिनका ब्लास्ट हाथियों को डराने के लिए काफी था। इब्राहिम को बाबर की संख्या कम दिखती थी। उसे लगा कि वो सीधे टक्कर में जीत जाएगा। उसने अपने 700 हाथियों को आगे भेज दिया। हाथियों के पीछे घुड़सवार दल, अफगान पैदल सैनिक। बाबर ने दोनों तरफ फ्लैंक में तुकनुमा लगा रखी थी, मतलब 2 पंखों से दुश्मन को घेरने की चाह। हाथी आगे आए, और जैसे ही तोपें दागी गई, हाथी घबरा गए। वे मुड़कर अपनी ही सेना को रौंदने लगे। यही बाबर की असली चाल थी। उसने युद्ध को डर, धुआं और आवाज से नियंत्रित किया। हाथी सेना डर की वजह से अपनी ही पंक्तियां तोड़ने लगी। हिंदुस्तान में पहली बार फायरलॉक का ऐसा कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट हुआ। अफगान सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। जितने कठोर वो स्वभाव से था, उतना ही बहादुर युद्ध में। इब्राहिम ने हार नहीं मानी। वो बाबर की सेना के केंद्र की तरफ बढ़ा। बाबर की सेना कम थी, किसी भी पल टूट सकती थी, पर उसकी फॉर्मेशन उसे खड़ा रख रही थी। मुगल घुड़सवार पीछे घूमकर यू शेप बनाते हैं। इब्राहिम अब चारों तरफ से घिर चुका था। इब्राहिम लोधी घायल हुआ और युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। दिल्ली सल्तनत की आखिरी सांस यही खत्म हुई। निर्णायक युद्ध को जीतकर हिंदुस्तान में एक नई सत्ता की नींव रख दी। बाबर ने खुद को बादशाह ऑफ हिंदुस्तान घोषित किया। यह पहली बार था जब हिंदुस्तान किसी सेंट्रल एशियन टिम्यूरिड के अधीन आया। बाबर ने दिल्ली की गद्दी कब्जा की नहीं, बल्कि संभाली। यह बदलाव था कठोर सल्तनत शासन से एक संगठित, अनुशासित टिम्यूरिड शैली के शासन की ओर। बाबर ने विशाल किले नहीं बनाए, लेकिन उसने बागों की संस्कृति को जन्म दिया। चारबाग स्टाइल 1526 में पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सल्तनत शब्द जन्म ले चुका था, और उसके साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी, बाबर के शासन का युग। जंग जीतना आसान था, पर हिंदुस्तान जैसा विशाल, विविध, राजनीतिक रूप से जटिल देश चलाना बाबर के लिए एक असली चुनौती था। बाबर ने महसूस किया कि हिंदुस्तान में राज चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, कूटनीति की भी जरूरत है। अयोध्या का मस्जिद निर्माण 1528, इसे बाबर ने बनवाया, पर वो उसका प्राथमिक निर्माण नहीं था।
उसकी दिलचस्पी बाग बगीचों में अधिक थी। बाबर को बगीचे बेहद पसंद थे। उसने काबुल की तरह भारत में भी चारबाग शैली के कई बगीचे बनवाए। बाबर सिर्फ योद्धा नहीं, एक लेखक भी था। उसने अपने जीवन की हर घटना को तुर्की भाषा में लिखा, जिसे हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। विजय के बाद भी बाबर को चैन नहीं मिला, क्योंकि राणा सांगा और अफगान सरदार दोनों फिर से दिल्ली पर कब्जा चाहते थे। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव को स्थिर कर दिया, क्योंकि बाबर ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ दिल्ली का राजा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है। 1569 घाघरा का युद्ध फाइनल, ये बाबर की अंतिम बड़ी जीत थी। इससे बिहार और बंगाल के अफगान भी दब गए। बाबर की मृत्यु। कई वर्षों तक लगातार युद्ध करने के बाद बाबर की सेहत टूटने लगी थी और 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसने अंतिम सांस ली। मुझे काबुल में दफनाया जाए। आज भी उसका मकबरा काबुल में है, शांत और पहाड़ियों से घिरा हुआ। बाबर ने सिर्फ 4 साल राज किया, पर 4 सालों में उसने वो नींव रख दी जिस पर 300 साल तक मुगल साम्राज्य खड़ा रहा। उसने दिया टॉप क्लास आर्टिलरी सिस्टम, नई सेना संरचना, चारबाग बागवानी शैली, न्याय व्यवस्था की नींव, एक स्थिर राजधानी और एक नया शाही वंश मुगल। बाबर का अध्याय समाप्त हुआ, पर अब शुरू हो रहा है मुगल इतिहास का सबसे उतार चढ़ाव वाला दौर। हुमायूं, एक राजा की सबसे दर्दनाक यात्रा। एक ऐसा राजा जो जन्म से बादशाह तो था, पर उसकी किस्मत उसके खिलाफ थी। नादिर शाह, अफगान, शेर शाह, सब उसके सामने थे, और सिर्फ एक इंसान जिसने उसे वापस तख्त पर बैठाया,